हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। बात अगर करें मेरी तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई जस्ट होप कि आप मिस कर रहे होंगे, बट ये तो बहुत बड़ा पोपट है क्योंकि आप कभी मिस करते ही नहीं हैं। हम लोग जो सीरीज कर रहे थे गाइज वो था यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको करा रही थी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। बट इट्स अ लॉन्ग टाइम कि मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई बिकॉज ऑफ आपका एग्जाम भी थोड़ा सा डिले हो गया है, जिसकी वजह से मैंने बीच में इस सीरीज को रोक दिया था। बट अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, बट अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे सैटरडे संडे, ठीक है ना। सैटरडे संडे दैट मीन्स एसएस, ओके। हम सैटरडे संडे में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, और यहाँ पे 2012 से 23 तक कंप्लीट कराने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो मैं बिल्कुल इस प्रॉमिस को पूरा करूंगी। आज हम करने वाले हैं 2015 का सेट 1, ओके। सेट 1 करने वाले हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 2012, 13 और 14 का अगर आपको देखना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। तो प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो गाइज, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो अगर हम बात करें संस्थापक की तो आंसर हमारा होगा बी, धर्मपाल जी का नाम आता है संस्थापक के रूप में। अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थित कहाँ है, तो ये स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थित है ये बिहार का एक प्लेस है भागलपुर। भागलपुर में ये स्थित है, ओके। अगर हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी इसकी 775 से 800 ईस्वी के मध्य इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी, तो वंश जो हमारे पास पाल वंश था, पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के शासक की बात करेंगे। पाल वंश के जो शासक हैं जिनका नाम है धर्मपाल, ठीक है। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ स्थित है, तो बिहार के भागलपुर में स्थित है। अगर हम स्थापना की बात करें, स्थापना का जो टाइम है वो क्या है, तो 775 से 800 ईस्वी के मध्य इसकी स्थापना की गई थी। होप सो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो नियमित उपयोग के लिए भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा फर्स्ट हमारा एकदम राइट आंसर, बिम कैडफिसेस ने किया था, ओके। अब अगर हम बात करें बिम कैडफिसेस की, तो ये क्या थे, मतलब ये जो है अगर हम इनकी बात करते हैं तो कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे ये, ठीक है ना। कुषाण शक्ति के वास्तविक संस्थापक हैं ये। संस्थापक लिख लीजिए, बस इतना समझ आ जाएगा। संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक हैं। और इनकी अगर हम उपाधि की बात करें, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि है महेश्वर, ओके। कौन सी उपाधि है? महेश्वर उपाधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है? तो ये है हमारे पास आंसर ए होगा गुर्जरार में, ठीक है ना। गुर्जरार में क्या है, अब जो गुर्जरार का अभिलेख है उसमें अशोक का नाम मिलता है, ओके। मौर्य राजवंश, जो राजवंश के शासक मतलब सम्राट बोले जाते हैं, अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और अशोक जो है शिलालेखों, स्तंभ मतलब लेखों व गुहा लेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ये प्रथम जो जनता है उनको कुछ संबोधित करना होता था तो ये प्रथम थे। और ये किसके, मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी जिनसे ये किसी जनता को मतलब ऐसे सामने से बताते थे, तो वो थे इनके शिलालेख थे, ठीक है। और शिलालेखों के अलावा अगर हम बात करेंगे तो गुहा लेख थे, और उसी के साथ साथ ये मतलब क्या करते थे, और स्तंभ लेख भी थे, उसी से ये जनता को संबोधित करते थे, ओके। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो मतलब प्रवर्तित कुल अभिलेख जो थे वो लगभग 40 थे,
ठीक है, 40 भी लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, तो सुप्रसिद्ध जो मध्यकालीन संत हैं वो शंकर देव किससे संबंधित थे, तो वो थे वैष्णव संप्रदाय से। ओके, आंसर होगा हमारा बी, एकदम राइट आंसर होगा, वैष्णव संप्रदाय से थे। इनकी अगर हम बात करें, श्रीमंत शंकर देव का जन्म की बात करें अगर हम, जन्म तो ये असम में हुआ था। असम के जो गांव था नौगांव, नौगांव, ठीक है ना, असम के नौगांव जिले में मतलब अखिलपुरी एक प्लेस हुआ करता था, वहां पर हुआ था। इनका मत था वैष्णव संप्रदाय में एक शरण मत था, मतलब वैष्णव जो संप्रदाय था इनका जो मत था वो वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में एक शरण मत था इनका, ठीक है ना। कैसा मत था भाई, तो शरण मत था, ये याद रखिएगा। इस धर्म में जो शरण मत था ना, इस धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं प्रधानता दी जाती थी, ठीक है ना। वैष्णव संप्रदाय जो था इसमें मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी प्रधानता नहीं दी जाती थी, आप लोग ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था तेमुजीन, तेमुजीन। ओके, आंसर नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। अगर हम चंगेज खान की बात करते हैं तो ये कौन थे, मतलब अगर हम देखें तो एक मंगोल शासक थे, मंगोल शासक थे, ठीक है ना, मंगोल शासक थे, जिसका असली नाम जो अगर आप देखें तो वो क्या था, तेमुजीन था। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो हिस्सा था वो कौन नहीं था, प्रतिहार थे, पाल भी थे, राजपूत भी थे गाइस, और हमारे पास आंसर होगा चोल। चोल जो थे वो त्रिकोणात्मक जो संघर्ष है उसका हिस्सा नहीं थे। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है हमारे पास परम भागवत उपाधि धारण करने वाला, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो प्रथम जो गुप्त शासक थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय को अगर हम बात करें इतिहास में तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो समुद्रगुप्त था ना, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, सिंहासन पर बैठे थे। समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठे थे, और इनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड है वो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, 375 से ये 415 ईस्वी तक रहे, ठीक है ना, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में एक नाम से जाने जाते हैं, जो मैंने आपको बताया विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, तो विक्रमादित्य याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंधित थी, तो हाली पद्धति किससे संबंधित थी, तो ये बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। हाली पद्धति किससे संबंधित थी, बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। आंसर होगा हमारे पास ए, एकदम राइट आंसर है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बारदोई क्षेत्र में एक मतलब कपिल राज जनजाति को मतलब ऐसा बोला जाता था, कौन से क्षेत्र में, बारदोई, बारदोली क्षेत्र था। इसमें एक कपिल नहीं, कलिप राज। ओके, कलिप राज जनजाति को मतलब हाली पद्धति के अंतर्गत, जो कलिप राज जो जनजाति थी इसमें हाली पद्धति थी एक, ठीक है, जो पद्धति यहाँ दी हुई है आप देख सकते हैं, हाली पद्धति। और हाली पद्धति के अंतर्गत क्या होता था, उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर बनकर के काम करना होता था, ठीक है ना। उच्च जाति जो होती थी इस पद्धति के अंतर्गत ऐसा था कि उच्च जातियों के यहाँ पर पुश्तैनी, मतलब एक अगर पापा तुम्हारे मजदूर थे वहां पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी मजदूरी वहीं पे करना पड़ेगी, मतलब पुश्तैनी मजदूर के रूप में आपको काम करना पड़ता था। तो इसी को हम हाली मतलब पद्धति कहते थे। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो संस्थापक या फिर अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, अखिल भारतीय किसान सभा के आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद
सरस्वती थे। अगर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, मतलब अगर हम इनकी बात करें तो नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन हुई थी, ठीक है ना। ये अखिल भारतीय किसान सभा सभा जो है, इसका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ये, ठीक है ना। 1929 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में किया गया। ओके, तो ये नेतृत्व में तो क्या हुआ था, स्वामी सरस्वती जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में तो ये बिहार सब, मतलब जो किसान सभा आंदोलन था वो प्रारंभ किया गया और उसके अंतर्गत क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरी तरीके से फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान सभा, उसकी स्थापना कब की गई, स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में कर दी गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई, स्वामी सहजानंद के द्वारा, ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में इसकी स्थापना कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो चाय के व्यापारिक जो एकाधिकार था इसको कब खोया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1933 के चार्टर एक्ट द्वारा जो चाय का एकाधिकार था उसको खो दिया था। चाय का एकाधिकार को भारत व चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। एक तरीके से क्या हुआ था, भारत व चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ओके, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ओके, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले ये 1813 की जो बात अगर हम करें, इससे पूर्व 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, चाय और चीन को छोड़ दिया गया था। लेकिन ये कब की बात है, तो ये है इससे पहले की बात जो कि 1813 के चार्टर एक्ट में था। और 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था कि भारत में चाय और चीन मतलब चाय और चीन का व्यापार को छोड़कर बाकी सभी जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो सब समाप्त कर दिए गए थे इस वाले चार्टर एक्ट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें भारत में चीन और चाय का पूर्णतः एकाधिकार जो था ना वो भी बंद कर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना है वो किसने की है, तो यहाँ पे आएगा आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है। और ये स्थापना की अगर हम बात करें तो कौन से टाइम की है स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। और ये स्थापना किसने की थी, तो 3 टैगोर भाइयों ने मिलकर की थी और तीनों का नाम अगर हम देखें तो ये होगा, मैं लिख ही देती हूं, गंगेंद्रनाथ टैगोर, उसके अलावा थे हमारे पास समरेंद्रनाथ टैगोर, उसके अलावा थे हमारे पास अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, तो तीनों भाई थे, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के क्या किया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, ठीक है ना। और ये तीनों ने ही मिलकर की थी और स्थापना का जो टाइम था वो कौन सा था, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, इसका आंसर क्या होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो किसने ऐसा प्रयास किया था कि इसकी स्थापना हो गई थी, तो A.O. ह्यूम के प्रयासों से, ठीक है, A.O. ह्यूम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। ओके, 1885 में। इसका फर्स्ट अधिवेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था, मुंबई। ओके, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी अगर हम देखते हैं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। ओके,
प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। इसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण ये 1910 का है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया ये 1914 का है। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र की अगर हम बात करें तो ये 1916 से 1930 के बीच, बिल्कुल ठीक है। काकोड़ी षड्यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये 1924 नहीं बल्कि 1925 का है। ओके, 1925 का है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। और मैं हमेशा कई बार बताती हूँ, जब भी कुछ नहीं वाला आता है तो आप उसको हाईलाइट कर लें ताकि आपको वो मतलब बहुत ही अच्छे से एक बार में दिख जाए, ठीक है, अचानक से दिख जाए। जैसे ही नहीं आया आप उसको हाईलाइट करिए, ठीक है, गोला कर लीजिए, जो चाहे आपको ठीक लगता है वो कर लीजिए ताकि आपको आसानी से वो चीज दिख जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये देखना है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें 1784 बिल्कुल सही है। उसके बाद एशियाटिक जो सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है ये भी 1804 की है। फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये हमारे पास 1813 ईस्वी, बिल्कुल सही है। लैंड हॉलर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1844 नहीं होगा, ये 1838 ईस्वी की है, 1838 ईस्वी की है, ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1838 ईस्वी की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो बाकी सब तो सुमेलित है लेकिन हमारे पास ये सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। विवेकानंद ने शिकागो में, तो कौन से वक्त में भाग लिया था, ये टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 1893 में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये भारत व हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना। इसमें किसका प्रतिनिधित्व किया था, मतलब जो विवेकानंद है उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था वो भारत व हिंदुत्व, ठीक है ना, भारत व हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। और ये सम्मेलन 11 से 27 सितंबर 1893 को आयोजित किया गया था, ठीक है ना, आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, तो 11 से 27 सितंबर 1893 को ये आयोजित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये क्रांतिकारक जो मतलब संगठन है, क्या नाम है इसका, अभिनव भारत। ये संगठित कब किया गया था, मतलब किया गया था तो कहाँ किया गया था, कब का नहीं है, या कहाँ की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। दैट मीन्स आंसर होगा हमारे पास डी। ये संगठन की अगर हम गठन की बात करते हैं तो विनायक दामोदर जी, और लिख ही देती हूं मैं सारा, विनायक दामोदर और इनके भाई थे। जो भाई कौन कौन थे ये भी लिख लीजिए। भाई कौन कौन थे, ये थे गणेश सावरकर व नारायण सावरकर, ठीक है ना, व नारायण सावरकर। ओके, सावरकर, ठीक है ना। तो किसने गठन किया था, तो विनायक दामोदर और उनके भाई थे गणेश सावरकर और नारायण सावरकर ने इसका गठन किया था। ओके, तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। दैट मीन्स जो लंदन में आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो ये था हमारे पास द्वितीय। कौन सा सम्मेलन था, तो ये द्वितीय सम्मेलन था। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कब हुआ था, द्वितीय के आप टाइम पीरियड की बात कर लीजिए एक बार। टाइम पीरियड क्या था इसका, सितंबर 1931 में मन से और ये दिसंबर 1931 तक ये गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने क्या किया, पहली बार भारतीय जो रियासतें थीं उनके लिए अपनी नीति घोषित की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम राइट आंसर होगा। नागपुर अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये 35वां अधिवेशन था, ठीक है ना। कितनेवां अधिवेशन था? 35वां कांग्रेस अधिवेशन था, जिसका जो टाइम था वो था दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति मतलब घोषित की थी। ओके, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर हम इसी में एक चीज और देखें, कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने हेतु इसमें जो न्यूनतम आयु थी ना वो भी इसी टाइम पर ही की गई थी, 21 वर्ष। कांग्रेस की अगर आपको सदस्यता हासिल करनी है तो उसके लिए 21 वर्ष आयु कर दी गई थी, न्यूनतम आयु जो थी वो 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के होंगे तो ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सम्मेलन में ही ऐसा बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। मतलब दैट मीन्स है कि राजा जो है वो जनता के लिए बना है, जनता जो है वो राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था? तो ये किसने कहा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि राजा जनता के लिए बने हैं जबकि जनता राजा के लिए नहीं बनी है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने ऐसा कहा था। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी जी की, तो यहाँ पे भारतीय राजनीति के ये ग्रैंड, इनकी बात करें अगर हम, भारतीय जो राजनीति थी उसमें इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन थे ये भारत की राजनीति के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो आनंद मठ का जो कथानक है वो क्या आधारित है, मतलब जो आनंद मठ था वो किस, मतलब इस तरीके से पूछा गया है कि किस में है ये, ठीक है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ वो किसमें है? सन्यासी विद्रोह पर है, ठीक है ना। किस पर है ये? तो जो कथानंद है इसका आधारित वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं आनंद मठ की, तो इसकी जो भाषा है वो है बांग्ला। इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? बांग्ला भाषा है। और ये बांग्ला भाषा का ये उपन्यास है और एक राजनीतिक उपन्यास है। अगर हम ये देखें कि कैसा उपन्यास है, तो ये एक राजनीतिक उपन्यास है। ओके, ये कैसा है? एक राजनीतिक उपन्यास है। और इसका कथनांक जो हुआ था वो 19 जो टाइम है जो कथनांक का 1973 में उत्तर बंगाल में हुई सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो 1973 में उत्तर भारत में सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पर आधारित इसका कथनांक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा पा रही हूँ, बट इट्स ओके। हमारी सीरीज आज ही स्टार्ट हुई है तो मुझे लगता है ये कंफर्ट जोन होगा आप लोग के लिए आज 20 क्वेश्चन करना। आगे हम लोग जैसे हम पहले कर रहे थे 40 क्वेश्चंस लगभग, उतना हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, नेक्स्ट सेट में करेंगे। होप सो आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी सजेशन कोई देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग अगर यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करना।